हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल का जो है तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो आज ही तीसरा वीडियो लेक्चर है और आखिरी वीडियो लेक्चर है। इसमें हम कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यही आज के वीडियो लेक्चर में जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। वैसे न्यूमेरिकल की कमी नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। आप जो है एक प्रैक्टिस अलग अलग बुक से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अगले वीडियो लेक्चर से नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो मोशन इन ए प्लेन या स्ट्रेट लाइन में जो भी है चैप्टर का नाम है वो शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि एक कण जिसका द्रव्यमान 5 kg है, x बराबर 0, t बराबर 0 पर स्थिर है। यानी कि जब समय 0 है तो वो मूल बिंदु पर है, यानी x के डायरेक्शन में वो 0 पे है। इस पर दो बल F1 F2 कार्य करते हैं और जिसमें F2 जो है वो J के डायरेक्शन में 70 न्यूटन है, जबकि परिमाण व दिशा F2 की ज्ञात नहीं है। जैसे कि F2 की मैग्नीट्यूड मालूम है ना, उसकी डायरेक्शन मालूम है कि वो x एक्सिस या y एक्सिस से कितने डिग्री पर, वो नहीं मालूम है, मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है। कण एक स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, मतलब कण पर जब दो फोर्स लगते हैं तो एक त्वरण का अनुभव करता है जो उसका मान बदल नहीं रहा होता है, जिसका मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कि फिगर में दिखाया गया है, जिसकी दिशा चित्र में प्रदर्शित है और मैग्नीट्यूड भी प्रदर्शित है। गुरुत्व बल यहाँ नगण्य है। तीन चीजें हमको पता करना है। पहला है कि F2 ज्ञात कीजिए विथ कंपोनेंट, t बराबर 0 सेकेंड पर वेग सदिश क्या है, माने कि वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ज्ञात करना है। फिर कण के त्वरण को शून्य करने के लिए तीसरे बल की आवश्यकता होती है। तीसरे बल का परिमाण दिशा ज्ञात करना और घटक के रूप में ज्ञात करना, ठीक है ना। तो कंपोनेंट फॉर्म करना है इसका तीसरे बल का, ठीक है ना। तीसरा बल जो है वो पहले बल, अगर मान लो इसको 0 करना है तो इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगाना होगा, तो उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो चलिए पहला हम देखते हैं F2 कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दो, यहां पर एक चीज हमको ये देखना होगा सवाल में कि दो बल जब जैसे इस पे काम करते हैं तो इस पे एक स्थिर त्वरण इस डायरेक्शन में लगता है, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पर। तो जाहिर सी बात है जब कण इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर ही काम करेगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इधर, यानी जिधर पार्टिकल चलता है रिजल्टेंट तो इधर ही काम करेगा ना। तो उसका मास ये है और उस पर त्वरण ये है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यानी कहने का ये एक तरह से वो हो जाएगा ma नेट। एक तरह से अगर ये देखा जाए, मैग्नीट्यूड की बात किया जाए या इसको इस तरह निकाल लिया जाए तो m कितना है 5 kg, और ये कितना है मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। ये है 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का प्रभाव ऐसा होता है कि ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तो इसका मतलब नेट फोर्स इधर ही काम कर रहा, तभी तो कण इधर जा रहा, और हमें मास और उसका एक्सीलरेशन दिया है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमको बदलना है एफ नेट को, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये x डायरेक्शन में fx i कैप और y डायरेक्शन में j कैप। तो हमारा जो तीसरे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मिल गया वो 50 न्यूटन हो गया, यानी कि ये चीज 50 न्यूटन है। मान लीजिएगा इस कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये 50 है, fx मान लिया हमने, इसको fy मान लिया, और अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो i कैप ये j कैप होता, तीनों का एडिशन करेंगे तो यही आएगा। तो अगर हम fx को लिखना चाहें तो fx क्या हो जाएगा 50, fx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री i कैप, और ये हो जाएगा 50 sin 53 डिग्री j कैप।
अब जैसे ये 53 है, ये 50 है और ये fx निकालना है fy। तो आधार निकालने के लिए cos थीटा लगाइए, cos 53, और एक लंब निकालने के लिए क्या लगाते हैं, साइन, है ना। तो जैसे कि आप कहते हैं cos 53, तो हो जाएगा f आधार बटे कर्ण, तो fx बराबर होगा ना, उसी तरह साइन, cos साइन का मान हो जाएगा, सॉरी साइन 53 का मान लंब बटे कर्ण तनी fy बटे 50, तो वही आएगा, और इस बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हमें cos 53 और sin 53 की वैल्यू निकालना है, तो ये चीज आप आराम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर एक साइड 5, ये 4, मान लीजिए 3 है, तो ये 53 डिग्री और 3 के सामने ये 37 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप। ये हो जाएगा 50 गुणे cos 53 आधार बटे कर्ण यानी 3/5 आई कैप, और ये हो जाएगा 50 sin 53 4/5 जे कैप। तो कितना आएगा, 5 × 50 और 10 यानी 30 आई कैप, ये 5 × 50 10 को 40 जे कैप। तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है ये कंपोनेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। किस फॉर्म में आ गया, कंपोनेंट फॉर्म में आ गया। चलिए, हमें F2 चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट जो होता है फोर्स F1 और F2 के सदिश योग के बराबर होगा। भाई जो F1 और F2 का सदिश योग तो यही होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये तो हमारा मालूम है वेक्टर फॉर्म में कितना आया है, 23 आई कैप है और 30 सॉरी, और ये 40 जे कैप है, और ये 70 क्या है, जे कैप है, और हमको F2 चाहिए। तो यहाँ से F2 जो है वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में मिल जाएगा। तो F2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, उधर जाके घट जाएगा, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 70 जे कैप। तो देखिए कितना आ रहा है, 30 आई कैप। अब 70 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा, 70 30 माइनस 30 जे कैप। तो ये हमारा F2 आ जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, √30 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, तो ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इसका। तो यही जो है F2 हमारा एक कंपोनेंट फॉर्म में आ गया। यही पूछा था कि F2 वेक्टर फॉर्म में निकालिए, तो वेक्टर फॉर्म में ये आ गया, और वो भी कंपोनेंट के फॉर्म में। फिर पूछा दूसरा कि t का मान अगर 10 सेकेंड हो तो वेक्टर सदिश क्या होगा, ठीक है ना, वेक्टर सदिश। तो देखिए प्रारंभ में तो वेग 0 है सब, t बराबर 0 पर वेग 0 है, तो हम गति के प्रथम समीकरण से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये v होता है u प्लस at। इसमें कौन कौन वेक्टर फॉर्म में ये होता है और ये होता है। तो हमें ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो ये 0 है और a हमारा और मालूम है ये है 10। तो जाहिर सी बात है कि a की वैल्यू जो है वो 10 है, लेकिन a की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म, तो कैसे निकालेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आइए, मान लो ये 53 डिग्री है, तो ये 3 होगा, सॉरी 4 होगा, और ये 3 होगा, ये 5 होगा। जाहिर सी बात है कि जो वेक्टर का डायरेक्शन यही है, अगर ये मान लीजिए डबल कर दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में कितना था, यही ना है, 53 डिग्री पे है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे j आई कैप और 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10। करके भी देख सकते हैं मैग्नीट्यूड अगर हम निकालिए वेक्टर a का, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 √100 यानी कि 10 आया ना।
तो वही देखिए वहां पे ट्रिक है कि इसका डबल करेंगे, सबको डबल कर दिए 6 या 8 होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये मिल गई। तो यहाँ से क्योंकि वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसका मान है 6i कैप और ये 8j कैप हो गया और 10 से हमें टाइम से गुणा करना है, तो ये 60 हो जाएगा i कैप, 80 j कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना, कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना है तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का वर्गमूल ले लेना, अंडर रूट। ठीक, अब पूछा कण के त्वरण को शून्य करने के लिए तीसरे बल की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है, मतलब इस कण के त्वरण को जीरो रखने के लिए तीसरे बल की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब जो हमारा ए नेट है इस डायरेक्शन में, ये चीज क्या होना चाहिए, ये नेट क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब है कि जी रिजल्टेंट जो फोर्स है हमारा एफ आर वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो जीरो ये कब होगा, जब इसी के बराबर और विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स तो एक्स एक्सिस से 53 डिग्री है, तो रिजल्ट जो F3 होगा वो क्या होगा, उसी फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में लगना चाहिए, इसी की जो, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा F3 फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में होनी चाहिए। बराबर और क्या होनी चाहिए, विपरीत डायरेक्शन में होनी चाहिए। माइनस का मतलब क्या होगा कि ये फोर्स होगा, उसी मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी, तभी जाकर के एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हमारा डायरेक्शन भी F3 भी पता हो गया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके विपरीत होगा। और इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, भाई F3 वेक्टर है, फोर्स है तो ये माइनस है और R का मान अभी निकला था 30i कैप प्लस 40 j कैप। ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, यानी इसके मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगी, तो डायरेक्शन इसके विपरीत है। ठीक, तो इस तरह से सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और लगाते हैं। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। क्या है कि यदि एक एकांक सदिश इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो C का मान होगा, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, एकांक सदिश को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, इससे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो एकांक सदिश का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे मान लीजिए एकांक सदिश कोई हम इसको मान लेते हैं, ए ही मान लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो हमारा एकांक सदिश जो है ये दिया हुआ है 0.5 i कैप, 0.8 j कैप प्लस c k कैप। अब क्या करते हैं, हमें एक एकांक सदिश जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, वो दे रखा है, तो कह रहा है c की वैल्यू। अब क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो इधर का भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लेंगे, पहले में अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। देखो जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो माइनस चिन्ह नहीं ध्यान दिया जाता, हालांकि हम माइनस लिख देंगे तो भी वो प्लस आएगा। देखिए एकांक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 0.25, इसका क्या होगा 0.64 और प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आएगा 0.5 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। अब इसको आप जोड़िए 0.64 और 0.25, ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 6 2 8। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 2 8, सही है ना। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 0.2 अंक के बाद लगेगा 8 64 हो जाएगा 64 और c स्क्वायर, दोनों वर्ग का हमने वर्गमूल वर्ग कर दिया दोनों तरफ का,
तो ये चीज़ जो है करड़ी हट गई यहाँ पे और ये आ गया, और यहाँ से 1 मिनट तो हमें सी स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों उधर ले जाकर घटा देंगे। क्या घटाएंगे? 0.89। अब 1 में से इसको घटाना है, क्या है? 0.89। तो इधर देखिए 10 में से 1 गया 1, इधर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, और ये इस तरह से। तो देखिए सी स्क्वायर बचा क्या? 0.11, तो सी बराबर हो जाएगा √0.11, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि a क्रॉस b का जो मॉड है वो √3a वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो, तो मॉड a प्लस b का मान इन चारों में से क्या होगा? ठीक है ना, इन चारों में से क्या होगा? तो चलिए हम लोग को यहीं से मिलेगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं? वेक्टर a क्रॉस b का मॉड बराबर किसके है? √3a वेक्टर डॉट b वेक्टर। और देखिए a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, आप जानते हैं, ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आएगी नहीं, √3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आएगा, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। यानी हमें और यहाँ से हम थीटा पता कर सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा सब पता कर सकते हैं, वो आएगा बाद में। यहाँ पे आइए, हमें चाहिए ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी इसी को हम लोग कहते हैं आर। तो इसका फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो सारी चीज तो हमें ए बी के फॉर्म में ही दिया है, केवल कॉस थीटा को हटाना है। तो यहां से कॉस थीटा कैसे मिलेगी? एक समकोण त्रिभुज बनाइए और इसको मान लीजिए थीटा। अब जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसको बटे 1 यानी करड़ी में 3/1 यानी लंब बटे आधार। अब यहां से हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा, अब पहले ये निकालिए कर्ण क्या होता है। तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो करड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो गया? 4, यानी कि 2, ये 2 हो जाएगा। तो यहां से cos थीटा बराबर जो होगा वो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा हमको भाई, ये तो उसी तरह रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की जगह हाफ रख दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो आएगा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसकी वैल्यू होगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और किस में है ये है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल बड़े सिंपली आप हल कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, हमने इसकी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर उन सारे थ्योरी को आप कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करके अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, आप सबका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि सदिश A और सदिश B का परिणामी R1 है और सदिश B को विपरीत करने पर, यानी सदिश B को क्या है? विपरीत करने पर, यानी B की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो परिणामी R2 हो जाता है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान निम्न में से क्या होगा? तो देखिए पहला क्या सवाल के हिसाब से चलेंगे। पहला कह रहा है कि जो R1 है वो इनका परिणामी है
और R2 क्या है, यहाँ पे दिशा को क्या किया गया है, बदल दिया गया, यानी ये बन जाएगा एक माइनस बी। कहा ना कि बी की दिशा को विपरीत कर दें तो परिणामी R2 हो जाता है। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। R1 इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह से हम लोग R2 को लिख सकते हैं, ये माइनस वाला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका स्क्वायर कर देंगे R1 का स्क्वायर, तो ये अंदर हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से R2 स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और इन्हीं का योग पूछा है, जोड़ दीजिए, सब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, या दो कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये तो बहुत इजी और बहुत सिंपल सवाल था। कहने का मतलब है कि आप हर सवाल वो लगा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने पिछले सारे वीडियो लेक्चर को बढ़िया से पढ़ा और उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के अगर आप एक्सरसाइज कोई भी लेकर के बैठेंगे तो आप सारे सवाल बिना हिचक लगा लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है, जो कि कई बार पूछा गया है कंपटीशन में। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके परिणामी सदिश योग और सदिश अंतर के मध्य का कोण निम्न में से क्या होगा। चलिए पहले हम कंडीशन पहली लगाते हैं कि दो वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और दूसरा वाला वेक्टर सपोज करिए ए है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, अब जब ये दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, यानी सेम परिमाण का होता है, तो जो परिणामी होता है इनके बीच से होकर के जाता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो हो जाएगा एंगल वो θ/2 होगा। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन पलट करके इसमें जोड़ देना, तो इनने इसकी डायरेक्शन को पलट दिया और इन दोनों का परिणामी जो है, अब इनके देखिए मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, हमने केवल डायरेक्शन पलट दिया तो इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो परिणामी बीच से जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी, यानी वो सदिश अंतर के। तो देखिए ये यहां से यहां तक का एंगल होता है 180 और ये पूरा थीटा है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। लेकिन ये परिणामी बीच से जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस θ/2 और ये भी हो जाएगा 180 माइनस θ/2। अब देखिए a प्लस बी की डायरेक्शन इधर है और a माइनस बी की डायरेक्शन इधर है, यही एंगल हमको चाहिए, यानी कि θ/2 में इसको जोड़ना है, ये वाला एंगल हमको चाहिए। तो वो हो जाएगा θ/2 प्लस 180 माइनस θ/2, यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो दो तो एलसीएम एक तरह से हो जाएगा, या तो यहाँ हो जाएगा थीटा 180 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 180/2 यानी कि 90। तो याद रखना कि यदि a बराबर b है तो a प्लस बी a माइनस बी के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ये याद रखना। ठीक है ना, मतलब माइंड में सेट करके रखना। इस तरह का अगर सवाल आता है तो ये याद रखना कि इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री ही होगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री।
देखिए इनका परिणामी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिणामी बीच से जाएगा। अगर पूरा एंगल थीटा है θ/2, हमने इसकी डायरेक्शन बदल दी तो इसका परिणामी इधर से जाएगा, वो होगा a-b, समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो ये पूरा एंगल 180 है, तो ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा, ये बीच से जाएगा तो ये हाफ हाफ। अभी इनके बीच का एंगल पूछा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने में कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो याद रखिएगा इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है, और उसका जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहीं समाप्त होती है। हालांकि सवालों की कमी नहीं है, सवाल बहुत सारे सवाल हैं। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस की कोई सेट ले लीजिए, या किताब की जो एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। कंपटीशन जो नीट लेवल, हालांकि नीट लेवल के तो कोई भी सवाल आपसे इसमें ऐसा सवाल नहीं जो नहीं लगेगा, ठीक है ना। बाकी रही बात जेई में, बहुत ज़्यादा इसे पूछता नहीं जेई ने एडवांस में, तो उसके सवाल जो है आप भी, मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल लगाए हैं जिसके आधार पे आप उसके सवालों को भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर वहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।